अच्छा, अब हमने सेकंड केस में क्या बोला कि व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज डेल्टा इज इक्वल्स टू जीरो। ये किस लिए चल रहा है? नॉन होमोजीनियस में चल रहा है, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? तो सुनो, यहाँ हमारा गॉस जॉर्डन मेथड कंप्लीट हो गया। यहाँ गॉस जॉर्डन पहले में हमने क्या बोला, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारा क्या होगा? होमोजीनियस होगा। तो होमोजीनियस तो बहुत आसान है, बस एक बात तुम याद रखो कि अगर डेल्टा होमोजीनियस की बात कर रहा हूँ, अगर डेल्टा हमारा नॉट इक्वल्स टू जीरो तो ट्रिवियल सॉल्यूशन, एंड इफ डेल्टा इज इक्वल टू जीरो तो ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। बस यही याद रखो, इनकंसिस्टेंट कभी नहीं होगा। और उस केस में क्या होगा? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड ट्रिवियल सॉल्यूशन, जो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी प्लेन वाइज, वो मैंने डिस्कस कर दिया। 3 पॉसिबिलिटी होगी। तीनों पॉसिबिलिटी में कब 1 पैरामीटर इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, कब 2 पैरामीटर इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, ये भी डिस्कस मैंने कर दिया। अब हमारा यहाँ पे कहने को गॉस जॉर्डन मेथड कंप्लीट हो गया। ये जो बता रहा हूँ, इसको तुम अगर नहीं भी सुनोगे, नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, चलेगा नहीं, दौड़ के चलेगा। मतलब जरूरत ही नहीं है तुम्हें इसकी इनफैक्ट आगे। बाकी जो भी हम, ये क्या है, मैट्रिक्स मेथड से ना कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करने का मेथड है मैट्रिक्स मेथड से, बट वो इनसफिशियंट है। उससे हम ये तो पता कर लेंगे कि कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, या इनफैक्ट हम वो भी नहीं पता कर सकते किसी केस में, अभी पता चल जाएगा। तो इसको तुम नहीं भी सुनोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी एनसीईआरटी के बुक में इवन ये दे रखा है, बहुत सारे बुक्स में दे रखा है, तो इसीलिए मैं इसको एक बार डील कर दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या है कि व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए डेल्टा इज इक्वल्स टू जीरो एंड एडजॉइंट ए इनटू बी नल मैट्रिक्स नहीं है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। ये तो काम आ जाएगा, ये वाला हमारा काम आ जाएगा, बट इसकी भी जरूरत नहीं है, बिकॉज हम नॉन होमोजीनियस के केस में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे चेक कर लेते हैं? वो तो प्लेन से ही चेक कर लेते हैं ना। जैसे ही डेल्टा जीरो आया तुरंत हम लोग क्या करते हैं, ये सब कुछ देखेंगे ही नहीं, बस हम डेल्टा जीरो आते ही हम प्लेन पर देखेंगे, प्लेन के अंदर क्या चल रहा है। अगर हमने देख लिया कि 2 प्लेन पैरेलल हो गया, जैसे ही 2 प्लेन पैरेलल हो गया उसी वक्त बोल दिया सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तीनों प्लेन पैरेलल हो गया, बोल दिया सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। हमने देखा कि 2 प्लेन कॉन्साइड कर दिया, तीसरा प्लेन कट कर दिया, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। हमने देख लिया तीनों प्लेन कॉन्साइड कर दिया, अगेन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैव इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। हमने देखा क्या कि कोएक्सियल प्लेन है, तीनों प्लेन कोएक्सियल कैसे चेक करते हैं? हमने देखा कि डेल्टा जीरो आ रहा है, डेल्टा जीरो आ रहा है और तीनों प्लेन्स नॉन पैरेलल है, फिर भी डेल्टा जीरो आ रहा है। तो वहाँ पे मैंने बोला था कि 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो प्लेन कोएक्सियल होगा, या तो किसी भी 2 प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल तीसरा प्लेन होगा। ये दोनों केस को तुम कैसे चेक करोगे, इसको मैंने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रखा है। तो इनफैक्ट कहने का ये मतलब है कि ये डिटर्मिनेंट वाला मेथड है, हम कभी यूज़ ही नहीं करेंगे, बट फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है। अगर एनसीईआरटी में नहीं होता तो ये मैं बताता ही नहीं, बट गिवन है तो मैं बता रहा हूँ कि इसमें मैंने क्या बोला कि अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो है और एडजॉइंट ए इनटू बी नल मैट्रिक्स नहीं है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। ये तो पक्की बात है, ठीक है। कैसे होगा कंसिस्टेंट, वो यहाँ पे मैं प्रूफ दे रहा हूँ। हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए को यहाँ जीरो है, डेल्टा जीरो है। तो हमने क्या किया, इस ए एक्स इज इक्वल टू बी में एडजॉइंट ए से दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर दिए। एडजॉइंट ए से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, हाँ इन्वर्स से नहीं कर सकते, ए इन्वर्स से, बिकॉज ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नल है तो उसका एडजॉइंट तो करेगा ना, इन्वर्स ये एग्जिस्ट करेगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने एडजॉइंट ए से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहाँ पे हमने एसोसिएटिव रूल अप्लाई कर लिया। तो क्या हो गया, एडजॉइंट ए इंटू ए इंटू एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू बी। एडजॉइंट ए इंटू ए मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन इंटू एक्स मैट्रिक्स। ये किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ए इंटू बी। ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए तो जीरो है तो ये क्या मिल जाएगा, जीरो। ये सॉरी, ये क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स हो जाएगा, नल मैट्रिक्स इंटू एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया, नल मैट्रिक्स हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, एडजॉइंट ए इंटू बी एक नल मैट्रिक्स होगा। कब ये एडजॉइंट ए इंटू बी एक नल मैट्रिक्स होगा, जब डिटर्मिनेंट ए जीरो होगा। ये जीरो हुआ तभी तो ये लेफ्ट हैंड साइड का नल हुआ, तभी तो ये एडजॉइंट ए इंटू बी नल होगा। इसका क्या मतलब है कि अगर डेल्टा जीरो होगा तो उस केस में एडजॉइंट ए इंटू बी एक नल मैट्रिक्स होगा, बट यहाँ पे तो मना कर रहा है नहीं होगा। इसका मतलब फिर तो गड़बड़ है, फिर तो प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या होगा, सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा।
बट फिर मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत हमें कभी नहीं पड़ेगी, ना ही बोर्ड में, ना ही जेईई मेंस में, ना ही जेईई एडवांस में। हम तो ऐसे चेक करेंगे ही नहीं। हमें तो जैसे ही डेल्टा ज़ीरो मिला, हम बाकी सब चीज़ को भूल के प्लेन के अंदर आ जाएंगे, देखेंगे प्लेन के अंदर क्या चल रहा है। ऐसा हम काम कभी नहीं करेंगे। बट फिर भी बता रहा हूँ, अब देख लो। और एडजॉइंट ए इंटू बी अगर हमारा नल मैट्रिक्स नहीं है तो क्लियरली द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशन। क्लियर हो गया बात। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड केस में। ये सब जो केस चल रहा है किस लिए चल रहा है? होमोजीनियस में नहीं चल रहा है, नॉन होमोजीनियस के लिए चल रहा है ये सब। इसमें मैंने क्या बोला कि अगर हमारे पास डेल्टा ज़ीरो के इक्वल है और एडजॉइंट ए इंटू बी एक नल मैट्रिक्स है, तो देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन मे बी कंसिस्टेंट विथ इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट विथ नो सॉल्यूशन। अगर डेल्टा हमारा ज़ीरो के इक्वल है और एडजॉइंट ए इंटू बी एक नल मैट्रिक्स है, तो यहाँ से हमें दो पॉसिबिलिटी सामने आएगी हमारे पास। क्या? या तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा, यहाँ भी इनकंसिस्टेंट हो सकता है। ये जो बताया ना, इसमें तो इनकंसिस्टेंट होगा, इस बात की गारंटी है, जो हमने सेकंड केस बताया। अब जो थर्ड केस बता रहा हूँ, इसमें इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है और कंसिस्टेंट भी हो सकता है। अगर कंसिस्टेंट हुआ तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट हुआ तो नो सॉल्यूशन होगा। तो एडजॉइंट ए इंटू बी अगर एक नल मैट्रिक्स है तो इससे हमें इतना ही इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। निकालेंगे कैसे, वो ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। एडजॉइंट ए इंटू बी नल, ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। वो तो हमें तभी पता चलेगा जब हम प्लेन के अंदर जाएंगे, प्लेन में देखेंगे क्या चल रहा है। इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, हमने देखा कि दो प्लेन कॉन्साइड कर गया, तीसरा प्लेन कट कर गया, तो हमने बोला कि इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है सिंगल पैरामीटर में। हमने देखा तीनों प्लेन कॉन्साइड कर गया, तो हमने बोल दिया फिर भी इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है दो पैरामीटर में। हमने देखा कि तीनों प्लेन को एक्सियल है, फिर हमने बोला इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है वन पैरामीटर में। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें? सिर्फ इससे इतना पता चल रहा है कि सिस्टम या तो कंसिस्टेंट होगा या तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, यही पता चला है, या इन्फिनाइटली या कंसिस्टेंट। बट होगा एक्चुअल में क्या, ये नहीं बता रहा, और इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। ये तो मैंने बोला कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी भी क्वेश्चन में। तो फाइनल यहाँ पे इन सब चीज़ों को मैंने समराइज़ करने की कोशिश की है। तो एक बार मैं मोबाइल को भी ना लैंडस्केप मोड में डाल दूँ। सॉरी, थोड़ा टाइम लगेगा, वेट। विजिबल आई थिंक, देख लो बच्चों, क्लियर है। अब इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा समझाने की, देखो एक साथ समराइज किया है। सॉरी, सुन लो यहाँ पे क्या है। ये जितना भी मैंने जो भी समझाया उसको एक साथ यहाँ पे मैंने समराइज कर दिया है। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को तुम किस फॉर्म में लिख सकते हो, ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख सकते हो। पहली बात, अगर यहाँ पे क्या हो गया, बी मैट्रिक्स हमारा नल मैट्रिक्स हो गया, तो ये जो हमारा है ये होमोजीनियस के लिए, ये जो पार्टीशन है ना ये होमोजीनियस के लिए, यहाँ तक है हमारे होमोजीनियस के लिए, ये हमारा नॉन होमोजीनियस के लिए। ये हमारे लिए नई चीज़ है। नई चीज़ क्या है, ये भी तो कह लो कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है ना वो नॉन होमोजीनियस ही का तो एक स्पेशल केस है। नॉन होमोजीनियस में D1 D2 D3 के लिए हमने तो कुछ भी नहीं बोला था। अब अगर होमोजीनियस में हमने क्या बोल दिया कि अगर D1 D2 D3 0 हो गया तो होमोजीनियस हो गया। तो इसमें मैंने क्या बोला कि अगर हमारे पास बी मैट्रिक्स एक नल मैट्रिक्स है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा, स्टार्टिंग में ही बोल दिया। अगर हमारे पास होमोजीनियस है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमेशा कंसिस्टेंट होगा। उसमें भी मैंने क्या बोला कि अगर डेल्टा हमारा जीरो के इक्वल नहीं है तो ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक्स वाई जेड तीनों जीरो के बराबर होगा। तो जो कैपिटल एक्स मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ पे एक्स वाई जेड ये मैट्रिक्स है, कैपिटल एक्स मैट्रिक्स ये नल मैट्रिक्स है, तो यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू जीरो मिल जाएगी, सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। सेकेंड केस में क्या बोला कि अगर डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल है तो यहाँ पे इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन भी होगा और
इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। कब? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। ये सब बात किसके लिए चल रहा है? सिस्टम ऑफ होमोजीनियस के लिए, बी इज इक्वल टू 0 के लिए। तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। अगर इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन हुआ तो ट्रिवियल सॉल्यूशन भी होगा, नॉन ट्रिवियल होगा। ट्रिवियल क्यों होगा? बिकॉज होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए x0 y0 z0 तो हमेशा सेटिस्फाई करता है, चाहे डेल्टा 0 हो चाहे डेल्टा नॉन 0 हो। तो इस केस में ट्रिवियल भी होगा, नॉन ट्रिवियल भी होगा। हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब देखेंगे कि वो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन सिंगल पैरामीटर का होगा, डबल पैरामीटर का होगा। तो उसके लिए मैंने 3 केसेस बता रखे हैं तुम्हें। पहला केस क्या है कि तीनों प्लेन आपस में कॉन्साइड कर जाए, उस पर ओरिजिन लाई कर जाए, तो डबल पैरामीटर इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। दूसरा केस क्या बोला कि तीनों प्लेन को एक्सियल हो जाए और तीनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे ओरिजिन हो, तो उस केस में भी इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, सिंगल पैरामीटर। तीसरा केस क्या बोला कि 2 प्लेन कॉन्साइड कर जाए और तीसरा प्लेन कट कर जाए, जिस लाइन पर कट करे उस लाइन पर ओरिजिन हो। इस केस में भी इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन विथ सिंगल पैरामीटर। ठीक है, ये तो बात आ गई समझ में। अब यहाँ पे हमने क्या बोला? अगर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स भी अगर एक नल मैट्रिक्स नहीं है तो ये हो गया नॉन होमोजीनियस के लिए, ठीक है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा। इस केस में कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये विजिबल है ना? ठीक है, इस केस में कंसिस्टेंट भी हो सकता है एंड नॉन कंसिस्टेंट भी हो सकता है। यहां तुम देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 के इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा। यहाँ मैट्रिक्स मेथड के लिए मैंने क्या बोला था? मैट्रिक्स कह रहा हूँ, डिटर्मिनेंट मेथड के लिए, क्रैमर्स रूल के लिए बोला क्या था? x का वैल्यू क्या बोला था? डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। y का वैल्यू क्या बोला था? डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। एंड z का वैल्यू क्या बोला था? डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। ऐसे निकाला था ना, व्हेन डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ भी हम बोलते थे ना क्रैमर्स रूल में यूनिक सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है। बट ये तो डिटर्मिनेंट मेथड से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते थे। ये हमारा मेथड है मैट्रिक्स मेथड, इससे हम एक्स वाई जेड की इस इक्वेशन से निकालेंगे वैल्यू। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला कि अगर डेल्टा हमारा 0 हुआ तो यहाँ पे क्या है, यहाँ हम आएंगे नहीं। देखो ये वाला जो लिखा है ना, इसमें हम कभी नहीं आएंगे, बट फिर भी बुक में लिखा होता है इसीलिए मैं लिख रहा हूँ। इसकी ज़रूरत हमें, ये जो लिखी है ना बात, इसकी ज़रूरत हमें कभी पड़ेगी नहीं। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल हुआ और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी एक नल मैट्रिक्स हुआ तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमेशा इनकंसिस्टेंट होगा, इस बात की गारंटी है। और एडजॉइंट ए इंटू बी अगर एक नल मैट्रिक्स हुआ तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, अब कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, वो कैसे चेक करेंगे? उसके लिए ऑलरेडी बता रखा है मैंने कि प्लेन्स में जाके देख लो प्लेन में क्या चल रहा है। आ रही है मेरी बात समझ में? पहली बात, और ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि इस पे हम कभी नहीं आएंगे। काफ़ी स्ट्रेस दे के बार बार बोल रहा हूँ, इसकी ज़रूरत हमें कभी नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे ही हमारा डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू 0 हुआ और बोल रहा है क्या कि क्वेश्चन में आएगा सॉल्व यूजिंग क्रैमर्स रूल, तो क्रैमर्स रूल से बोलेगा सॉल्व करने के लिए तो हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे, और अगर बोलेगा सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड तो हम ऐसे कर लेंगे। कब? जब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। किसके लिए? नॉन होमोजीनियस के लिए। अब अगर जैसे ही डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो इसमें हम ना जाके, हम प्लेन के अंदर जाके देख लेंगे कि प्लेन में क्या चल रहा है। वहाँ से हम देख लेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो सिंगल पैरामीटर में, डबल पैरामीटर में, वो तो हम प्लेन से चेक कर लेंगे। तो आई थिंक ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये क्लियर होगा आप लोगों को। कोई प्रॉब्लम, अगर कोई कन्फ्यूज़न, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो, अगर बट फिर भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एक बात और, कभी भी तुम मुझसे कोई भी डाउट है, कितनी बार भी पूछना है पूछ लो। ऐसा नहीं समझना कि सर इरिटेट हो जाएंगे बार बार पूछने में। तुम एक बार नहीं 1000 बार पूछो, मोस्ट वेलकम है। बट डाउट अपने पास नहीं रखो, जितनी बार भी डाउट पूछना है पूछ सकते हो। तो अगर अभी भी कोई डाउट है, जब हम लोग व्हाट्सएप पे क्लास लेंगे ना, उसमें तुम अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। बट आई होप डाउट नहीं होनी चाहिए।